अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी, हमने ग्लोबल मार्केट के अंदर किस तरह से एंटर होना है। हाउ टू एंटर इन अ ग्लोबल मार्केट। तो हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द डिसीजंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। किसी भी ग्लोबल मार्केट में एंटर होने के लिए हमें कौन कौन से डिसीजंस करने पड़ते हैं एज ए मार्केटर। तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास 5 ऐसे डिसीजंस हैं जिनको हम अगर इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर लें तो हम सक्सेसफुली किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सस्टेन कर सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले डिसाइडिंग वेदर टू गो अब्रॉड। आपने सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट में या किस वजह से उस मार्केट के अंदर आप जाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक के अंदर डिसाइडिंग विच मार्केट्स टू एंटर। कौन सी मार्केट्स हैं जिसके अंदर आप समझते हैं कि आप इफ़ेक्टिवली सर्वाइव कर सकते हैं या आपके लिए उस मार्केट के अंदर कुछ पोटेंशियल है, आपके पोटेंशियल कस्टमर्स वहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद है जी डिसाइडिंग हाउ टू इंटर द मार्केट। फिर आपने ये देखना है कि आप किसी भी मार्केट में किस तरह से एंटर हो सकते हैं। यानी आप कोई जाके मर्जर करेंगे किसी के साथ या अपना कोई अपनी ब्रांचेस वगैरह यहाँ वहाँ पर जाके इंडिविजुअल बनाएंगे। इंपोर्ट अपना एक्सपोर्ट की कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे उस मार्केट में एंटर होने के लिए। उसके बाद है जी डिसाइडिंग ऑन द मार्केटिंग प्रोग्राम। आपके मार्केटिंग प्रोग्राम्स कौन से इफ़ेक्टिव रहेंगे किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए। इसमें भी हम देखेंगे कुछ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं, कुछ डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं। तो आप उसमें हम देखेंगे कि किस मार्केट में आपने कौन सा मार्केटिंग प्रोग्राम अपना लेके जाना है जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकता है वहाँ पर। उसके बाद है डिसाइडिंग ऑन द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपने उस मार्केट के ऑर्गेनाइजेशन को देखना है, उस मार्केटिंग के स्ट्रक्चर को देखना है कि आप अपने आप को उस मार्केट में किस तरह से लेके चल सकते हैं। तो इनको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिसाइडिंग वेदर टू गो अब्रॉड। अच्छा जी, इसमें जब भी आप किसी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जा रहे होते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो उस मार्केट का पोटेंशियल होता है और दूसरा उस मार्केट के अंदर आपके लिए जो रिस्क हैं वो होते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस मार्केट के अंदर आपके लिए कितना पोटेंशियल है और आपकी क्या मोटिवेशन है किसी भी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाने की। कौन सी रीजंस हैं जो आपको मजबूर कर रही हैं कि आपको अपने बिजनेस को अब ग्लोबलाइज करना चाहिए या इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो जनरल पॉइंट्स हैं जो कि जनरल कंसिडरेशंस हो सकती हैं किसी भी फर्म की या किसी ब्रांड की इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने की। सबसे पहले जी, सम इंटरनेशनल मार्केट्स प्रेजेंट बेटर प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज देन डोमेस्टिक मार्केट्स। बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए मलेशिया की मार्केट ज़्यादा बेहतर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली फर्म है तो आप सोचते हैं कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स की और आप जो कह लें टेक्नोलॉजी की, अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट तो वर्ल्ड वाइड मौजूद है। तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा कंट्री है आपके नियर बाय या आपके रीजन से थोड़ा दूर भी आप देख सकते हैं जहाँ पर आपके लिए पोटेंशियल मार्केट मौजूद है, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो सकता है। तो आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने के लिए हो सकता है आप जिस मार्केट के अंदर पहले से मौजूद हैं और जिस मार्केट के अंदर आप जाना चाह रहे हैं उस मार्केट के अंदर आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों देन द एग्जिस्टिंग मार्केट। दूसरे नंबर पे, फर्म नीड्स लार्जर कस्टमर बेस टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, जिस तरह आप सैमसंग की एग्जांपल ले लें। उसके अलावा आप अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, एप्पल की आप एग्जांपल ले लें। टेक्नोलॉजी में हमारे पास और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेनोवो है। इसी तरह अगर लैपटॉप की बात करें, हमारे पास तोशिबा है, हमारे पास डेल है। तो ये बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये फर्म्स, इनका जो बेसिक पर्पस है, वैसे तो प्रॉफिट कमाना है बिजनेस का बेसिक पर्पस, लेकिन उनका एक पर्पस ये भी है, वो चाहते हैं कि हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल हम अचीव कर सकें। यानी कि हम जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितने अपने कम्युनिकेशन पे पैसे लगा रहे हैं, जितने एडवर्टीजमेंट पे लगा रहे हैं, जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने हमारे प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, जितने हमारे
मार्केटिंग की अदर एक्टिविटीज़ पे पैसे लग रहे हैं, उन सब को अगर हम ज़्यादा बड़ी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे या ज़्यादा सेल्स करेंगे तो हमारा रेवेन्यू उससे ज़्यादा जनरेट होगा। तो एक ये रीज़न भी हो सकती है कि आप अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए एक मार्केट आपको कम पड़ रही होती है तो फिर आप दूसरी मार्केट के अंदर या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एंटर होते हैं ताकि आप अपने इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर सकें। साथ साथ उस मार्केट के अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। उसके बाद है जी फर्म्स वांट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एनी वन मार्केट। जाहिर है कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं या कुछ ब्रांड्स ये सोचते हैं कि यार हम अगर एक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या इंडिया में काम कर रहे हैं या चाइना में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है ये मार्केट कल को बैठ जाए, इस मार्केट के अंदर इस चीज़ का स्कोप ख़त्म हो जाए, ठीक है, या आ, हो सकता है आपको कुछ रिस्क फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि यार ये जो एक मार्केट हम इसी पे डिपेंड करके बैठे हैं, कल को इस मार्केट के अंदर कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, कोई इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है, कोई इन्वायरमेंटल सिचुएशन बुरी हो सकती है, कोई डिजीज़ आ सकती है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस इस मार्केट के अंदर विजिबल हो सकता है ना रहे। पाकिस्तान की एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि पाकिस्तान में आप कोई गाड़ी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आप पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा फूड रेस्टोरेंट चला रहे हैं जिसकी फूड रेस्टोरेंट की कोई चेन चला रहे हैं पाकिस्तान में, तो आप अनसर्टन है पाकिस्तान की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, आप इस वजह से पाकिस्तान की एक मार्केट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान में हो सकता है कल को इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स्ट हो जाए, आप चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके जो रॉ मटेरियल्स हैं या अदर सप्लाईज हैं, तो डॉलर की कीमत जब ऊपर नीचे होती है इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से या पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, तो उसमें आपको बड़ा लॉस बेयर करना पड़ता है। सम टाइम आपको जो है आपके प्रॉफिट तो छोड़ें, आपको लॉस बेयर करना पड़ जाता है, आपकी जेब से एक्सपेंसेस लगाने पड़ जाते हैं। तो आप फिर ये सोचते हैं कि यार हमें एक मार्केट पर रिलाई नहीं करना चाहिए, हम किसी ऐसी मार्केट के अंदर या ऐसे कंट्री के अंदर भी अपनी प्रेजेंस बनाते हैं जहाँ पर इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल, ठीक है, तो आप फिर दूसरे कंट्री के अंदर भी अपना बिजनेस इस वजह से बनाते हैं क्योंकि एक मार्केट को आप कंसीडर कर रहे होते हैं कि यहाँ पर सिचुएशंस अनसर्टन है हमारे लिए। अच्छा जी, उसके बाद फर्म्स काउंटर अटैक ग्लोबल कंपेटिटर्स इन होम मार्केट्स। अच्छा जी, ये भी होता है समटाइम, ये जो बड़े जाइंट हैं मार्केट के अंदर या ग्लोबली, वो ये बात सोचते हैं अगर उनका कोई कंपेटिटर किसी और कंट्री से उठ के आपके आपकी मार्केट के अंदर आपको कम्पीट करने आ जाता है, तो फिर आप भी कहते हैं कि अच्छा भाई ये इंडिया का ब्रांड था, पाकिस्तान में आगे छा गया और हमारा कंपेटिटर है, हमें टफ टाइम दे रहा है इस कंट्री के अंदर आके, और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको ये जो है अपनी तरफ लेके जा रहा है, हमारे कस्टमर स्विच होके उस ब्रांड की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप काउंटर अटैक करते हैं कि जो आपकी कस्टमर डाटाबेस या आप जो कह लें कि आपकी कस्टमर इक्विटी है, जो आपका कस्टमर शेयर है, मार्केट शेयर है, जो वो कंपेटिटर लेके जा रहा है, आप कहते हैं कि ये जो यहाँ से पाकिस्तान से रिड्यूस हुआ है, हम इंडिया में जाके इस ब्रांड को कम्पीट करते हैं क्योंकि आप सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं, तो आप इंडिया में जाके वहाँ पर अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे ताकि आप उनको भी कम्पीट कर सकें उस मार्केट के अंदर जाके। तो जो आपका आप यूँ कह लें कि कस्टमर शेयर यहाँ से कम हुआ, फिर आप उसको वहाँ से पूरा करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जी कस्टमर्स गोइंग अब्रॉड रिक्वायर्ड इंटरनेशनल सर्विसेज। अच्छा जी, एक और रीज़न भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि अब्रॉड मूव कर गए हैं या वहाँ पर जॉब करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको आपकी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है HBL की, HBL आपको UAE में भी मिलेगा, सऊदी अरबिया में भी मिलेगा, ठीक है, उसके अलावा आपके जो अरब कंट्रीज़ या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं यूजुअली, वहाँ पर आपको HBL की प्रेजेंस मिलेगी। अगर आपका HBL का अकाउंट पाकिस्तान में है तो आप इसकी सर्विसेज इन कंट्रीज़ के अंदर भी ले सकते हैं। तो इस वजह से भी, क्योंकि आपकी जो कस्टमर डाटाबेस होती है, आपके जो कस्टमर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर मौजूद होते हैं, उन्हें आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है। इस वजह से भी आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं उन कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ रिस्क्स हैं मार्केट के अंदर जो कि आपको ग्लोबल मार्केट में एंटर होते वक्त
या ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए आपको कुछ रिस्क्स हैं, इनको भी फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए भी फिर आप इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास जो रिस्क है उसमें हम कहते हैं, हम ये देखते हैं, firm might not understand foreign preferences, failing to offer competitively attractive products। समटाइम ये होता है कि आप किसी दूसरी नेशन के अंदर, दूसरे कल्चर के अंदर अपना जब प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वहाँ की प्रेफरेंसेस, वहाँ के कस्टमर की प्रेफरेंसेस, वहाँ के कस्टमर का लाइफस्टाइल, वहाँ के कस्टमर की नीड को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, हो सकता है आपका जो प्रोडक्ट आप पहले से होस्ट कंट्री के अंदर सेल कर रहे थे, यहाँ के कस्टमर्स के लिए तो वो फिजिबल हो, यहाँ के कस्टमर उसको लाइक करते हो, लेकिन अगर आप दूसरी मार्केट के अंदर गए तो वहाँ के प्रोडक्ट, वहाँ के जो कस्टमर्स हैं, हो सकता है वो उस प्रोडक्ट को लाइक ना करें, या हो सकता है उस प्रोडक्ट की उन्हें ज़रूरत ही ना हो, या हो सकता है वो प्रोडक्ट उनके कल्चर से मेल ना खाती हो। तो इस वजह से भी आपको फेलियर का रिस्क उस मार्केट के अंदर मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे है फर्म माइट नॉट अंडरस्टैंड फॉरेन कंट्रीज कल्चर। वही बात जो हम पहले कर रहे हैं, जिसमें हमने कल्चर भी ऐड किया, कि हो सकता है आप वहाँ के कल्चर को ना समझ पाएँ और उस कल्चर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई ना कर पाएँ, इस वजह से वहाँ पर आपका कस्टमर डाटाबेस ना बन सके, तो तब भी आपके फेलियर का रिस्क वहाँ पर मौजूद होता है। फर्म माइट अंडर एस्टिमेट फॉरन रेगुलेशंस एंड इनकर अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट। बिल्कुल, जब भी आप किसी फॉरेन मार्केट के अंदर इंटर होते हैं तो आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कि जिसे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वहाँ की इकोनॉमिक सिचुएशन है, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहाँ के टैक्सेशन के जो पॉलिसीज़ हैं, हो सकता है वो डिफरेंट हो आपके कंट्री से। ठीक है, और हो सकता है आप उसको अंडर एस्टिमेट करें, आप ये सोच कर जाएँ कि वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन वैसे ही सिमिलर होंगे जैसे कि आपके उस कंट्री के अंदर हैं, और आप उसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। लेकिन जब आप बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट करें और 1 साल गुज़रने के बाद जब आपकी टैक्सेशन वाला मामला हो, या कोई आपके प्रोडक्ट के पेटेंट का मामला हो, आपकी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन का मामला हो, तो उसमें आपके लिए फिर मुश्किलात हो। उसके बाद है जी, फर्म माइट लैक मैनेजर्स विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है कि जो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए जो मार्केटिंग मैनेजर्स, या आप यूँ कह लें कि आपका जो ब्रांड मैनेजर होगा, उसकी आपको वहाँ पर अवेलेबिलिटी ना हो। ठीक है, आपके कंट्री के अंदर सिमिलर लैंग्वेज है, सिमिलर कल्चर है, सिमिलर आप यूँ कह लें कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो वैसा, बिल्कुल वैसा ही यहाँ के लोग तो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं आपकी चीज़ों को, लेकिन हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो आप मैनेजर हायर करें, या वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हायर करें, वो उस कल्चर को अंडरस्टैंड ना कर सकें, या वो आपके कल्चर को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडेप्ट ना कर सकें। तो ये भी एक रिस्क आपके लिए मौजूद होता है। उसके बाद है जी, फॉरेन कंट्री माइट चेंज कमर्शियल लॉज, devalue करेंसी, और एक्सप्रोप्रिएट फॉरेन प्रॉपर्टी। बिल्कुल जी, ये भी रिस्क आपके लिए मौजूद हो सकता है, कि हो सकता है आपकी जो कमर्शियल लॉज से मुराद ये हैं कि आपके जो बिजनेस लॉ हैं, जो कॉमर्स लॉज हैं, वो हो सकता है वहाँ पर चेंज हो जाए। जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले, आज से 7-8 साल पहले, श्रीलंका ने एक टैक्स फ्री जोन पूरे दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने कहा जी, आप आएँ हमारे पास, इंडस्ट्री लगाएं, हम 5 साल तक आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी थे, वो वहाँ पर मूव कर गए, उन्होंने अपना बिजनेस वहाँ पर किया। तो ये जो पॉलिसी थी बेसिकली 5 इयर्स के लिए थी। जब 5 इयर्स कंप्लीट हुए तो उन्होंने अपना जो कमर्शियल टैक्स है वो उनसे फिर लेना शुरू कर दिया, लेकिन 5 साल उस बिजनेस फर्म्स ने अच्छा कमाया। हो सकता है आपको भी इस तरह की सिचुएशन किसी ग्लोबल मार्केट के अंदर जाके फेस करनी पड़े, कि जब आप गए हैं उस टाइम पे तो वहाँ के जो कॉमर्स या कमर्शियल लॉज हैं वो डिफरेंट थे, लेकिन आने वाले दिनों में इकोनॉमिक सिचुएशंस की वजह से या किसी नई गवर्नमेंट के आने से वो चेंज हो गए। ठीक है, उसके अलावा डीवैल्यू करेंसी वाला फैक्टर्स भी हो सकता है, कि अगर आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर है, आपको अपने रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो हो सकता है वहाँ की करेंसी डीवैल्यू होने से, क्योंकि आप तो उसी नेशनल करेंसी के अंदर डील कर रहे होंगे वहाँ से कस्टमर्स के साथ, लेकिन जब आप अपने
रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करेंगे तो हो सकता है उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस करेंसी के अंदर फेस करना पड़े। तो ये आप बेसिकली कुछ रिस्क्स हैं जिनको अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है हमें किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। इसको आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।